आप अपनी कुंडली देख के ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा कर्म सही है करने के लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा पैसा आएगा और सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। बट क्या वास्तु का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस के लिए प्लान करना ही चाहिए? भरत भाई, आशीष इंटरेक्शन पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। हमने पिछले कुछ दिनों में अभी कई सारे वास्तु, एस्ट्रो, इन सब के अराउंड पॉडकास्ट किए हैं। जी देखिए वास्तु के पॉडकास्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा और बहुत जी। अच्छा ऑडियंस ने रिस्पॉन्स उसको दिया है। जी। आपसे मुझे एस्ट्रो वास्तु के बारे में बात करना है। सबसे पहले आप एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप ऑडियंस को समझा दीजिए। बहुत सिंपल है। वास्तु होता है कि किसी भी भवन या बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे शोरूम हो, चाहे घर हो, एक बिल्डिंग के अंदर कुछ एनर्जीज का निर्माण होता है जब वो बनती है, और जब उसमें लोग रहते हैं तो उन एनर्जीज का उन लोगों पर असर आता है। ठीक है। ठीक है। उन एनर्जीज को इस तरीके से प्रोग्राम करना कि हमारे जीवन में उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए और हमारा जीवन बहुत स्मूथ चल सके, इसको वास्तु कहते हैं। ठीक है। वास्तु को आप 2 लेवल में समझ सकते हैं, हालांकि इसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, पर आम भाषा में इसको आप 2 लेवल में समझ सकते हैं। एक होता है बेसिक वास्तु और एक होता है एस्ट्रो वास्तु। बेसिक वास्तु क्या है कि व्यक्ति वास्तु कराना कब चाहता है? जब या तो उसे कोई समस्या आ रही हो, या उसे जीवन में आगे बढ़ना हो, ग्रोथ चाहिए हो, प्रॉस्पेरिटी चाहिए हो। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि शायद अगर किसी को समस्या आ रही हो, तो यानी कि कोई दोष उत्पन्न हुआ है, तो दोष के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ठीक है। हो सकता है वो बेसिक वास्तु के दोष हो या वो एस्ट्रो वास्तु के दोष हो। अब यहाँ से क्लैरिटी समझ आएगी कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। बेसिक वास्तु में क्या है कि कुछ सिंपल रेमेडीज हैं जो सबके लिए एक जैसा काम करती है, लेकिन हमेशा नहीं करती। ठीक है। ठीक है। जैसे कि बेसिक वास्तु में साउथ ईस्ट जोन कैश फ्लो के लिए दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ जोन अपॉर्चुनिटीज के लिए दिया गया है। ठीक है। तो कुछ बेसिक रेमेडीज हैं, जैसे कि ग्रीन सीनरी अगर हम नॉर्थ में लगा दें तो अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। ये बेसिक वास्तु का नियम है और ऐसा होता भी है। ठीक है। ठीक है। तो अगर किसी को समस्या इस वजह से आ रही है कि उसके नॉर्थ में दोष है और उसका अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो हम बेसिक वास्तु की रेमेडी करेंगे, उससे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब इससे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। व्यक्ति को ग्राहक नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। उसने नॉर्थ ठीक कर लिया, उसने ग्रीन सीनरी भी लगा ली, उसके नॉर्थ में कोई दोष नहीं दिख रहा, ना डस्टबिन है, ना एंटी कलर है, ना टॉयलेट सीट है, कुछ नहीं दिख रहा, और सीनरी भी लगा ली, रेमेडी भी कर ली, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। यहाँ पे पार्ट आता है एस्ट्रो वास्तु का, कि वास्तु सबके लिए सेम नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट्स में क्या है, एक साइड के काफी सारे फ्लैट्स सेम फेसिंग के होंगे। राइट। एग्जाम्पल के लिए साउथ फेसिंग के होंगे। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए 20 फ्लैट हैं और साउथ फेसिंग के हैं, तो क्या सबको एक जैसे रिजल्ट आ रहे होंगे? नहीं। किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे, किसी को बहुत खराब भी आ रहे होंगे, और किसी को न्यूट्रल भी आ रहे होंगे। यह है एस्ट्रो वास्तु का पार्ट। एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि कस्टमाइज वास्तु, यानी कि वास्तु एग्जैक्टली आपके लिए कैसा काम कर रहा है। जैसा वास्तु आपके लिए काम कर रहा है वैसा मेरे लिए काम नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से ड्रिवन है। आपकी कुंडली अलग है, मेरी कुंडली अलग है। कुंडली अलग होने का मतलब यह है कि जब आपका जन्म हुआ था और जब मेरा जन्म हुआ था, समय अलग था, हम अलग अलग प्लेसेस में थे, तो उस टाइम ग्रहों की स्थिति, राशि की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति हम दोनों के लिए अलग अलग थी। राइट। ठीक है। तो उसके बेस पे डिसाइड हो रहा है कि आपके लिए वास्तु कैसे काम करेगा और मेरे लिए वास्तु कैसे काम करेगा। हो सकता है साउथ की एंट्री मेरे लिए बहुत शुभ हो और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे, बहुत पैसा दे, बहुत प्रोस्पेरिटी दे, और वहीं हो सकता है कि साउथ की एंट्री आपको खराब रिजल्ट दे। तो ये हो गया कस्टमाइज वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। ये होता है कुंडली के माध्यम से। व्यक्ति की कुंडली होनी चाहिए पास में, और उसके घर का मैप होना चाहिए, या किसी भी बिल्डिंग का मैप होना चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, ऑफिस हो, तो उसका एस्ट्रो वास्तु इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। और इसी के शानदार रिजल्ट और गजब के रिजल्ट आते हैं। ठीक है। वास्तु के बारे में आप ये भी बताइए कि वास्तु कब करवाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो घर बनाने के पहले ही उसका वास्तु पूरा चेक कर लेते हैं। कई लोग जो होते हैं, जैसे आपने बताया कि दोष जब निकलता है तब हम वास्तु चेक करवाते हैं। तो कुछ घर बने हुए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद हम वास्तु चेक करवाते हैं। तो वास्तु करवाने का सही समय क्या होता है? देखिए, जो सबसे सही समय है वास्तु कराने का, वो तब है जब आप अपना घर बना रहे हैं। ठीक है। यानी कि आप अपना घर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब डिजाइन होगा तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही होगा। उससे क्या होगा कि जो कंसल्टेंट है आपका, जो आपका वास्तु कंसल्टेंट है, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग और उस जगह को देखते हुए आपके लिए डिजाइन कर देगा घर को, सो दैट आप अपनी बेस्ट जगह में सोएं। क्योंकि आपके लिए सोने की जगह अलग हो सकती है जहां आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, मेरे लिए अलग हो सकती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा। वैसे ही आप अपना लॉकर कहाँ रखेंगे, अपना पैसा कहाँ रखेंगे, अपने एसेट्स कहाँ रखेंगे, वो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। तो
कुंडली के अकॉर्डिंग एक कंसल्टेंट आपके लिए एक घर डिजाइन कर देगा, वो सबसे बेस्ट समय है वास्तु कराने का। ठीक है। परंतु लेकिन किसी का मकान बना हुआ है, वो भी दूसरा नहीं बना रहा, लेकिन वो वास्तु कराना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट समय फिर तभी है कि जो उसका एग्जिस्टिंग घर है जिसमें वो रह रहा है, वो उसका वास्तु करा ले। ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, कोई पूछे कि जी बनाने के बाद वास्तु कराऊं कि बनाने से पहले कंसल्टेशन ले लूं और उसके हिसाब से बनाऊं, ठीक है, तो बनाने से पहले कंसल्टेशन ले लो और उसके अकॉर्डिंग बनाओ। वास्तु डिसाइड कैसे होता है, इसके फंडामेंटल क्या है? जैसे कि अगर कोई चीज़ कहाँ क्यों होगी, उसके कारण क्या है, उनके फंडामेंटल्स क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी बिल्डिंग हो, हर बिल्डिंग का अपना एक पर्पस होता है। जैसे फैक्ट्री का अपना एक पर्पस है, वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऑफिस का अपना एक पर्पस है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। गोडाउन का अपना पर्पस है, ऐसे घर का अपना एक पर्पस है। सबके पर्पस अलग है। तो घर के अंदर हमारी एनर्जीज डेवलप होती हैं, जो कि हमारी लाइफ में 100% इम्पैक्ट डालती है। ठीक है। ठीक है। उसको लेयर्स में बांटा गया है, जैसे कि 16 जोन्स में, फिर 32 एंट्रेंसेस में, और उसके अंदर 45 एनर्जीज में। ठीक है। ठीक है। तो हम इससे काफ़ी पिन पॉइंटेड हो जाते हैं वास्तु के अंदर। अब इसके फंडामेंटल्स ऐसे चलते हैं कि जोन्स हैं जो 16 जोन्स की बात करते हैं बेसिक लेवल पे। हर एक जोन किसी चीज के लिए अपॉइंटेड है, आप ऐसा कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक जोन का अपना एक एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे नॉर्थ का जोन है, तो नॉर्थ का जोन जो है वो अपॉर्चुनिटीज का जोन है, नए अवसर का जोन है। जॉब भी एक नया अवसर होता है। ठीक है। कोई रिश्ता आना भी एक नया अवसर होता है, और अपॉर्चुनिटी मिलना बिजनेस की या किसी भी प्रकार की नए अवसर है। किसी भी प्रकार से अगर कोई नया अवसर है तो वो नॉर्थ से गवर्न होगा। तो अगर अवसर की बात हो रही है तो हम साउथ चेक नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। फिर वेस्ट चेक नहीं करेंगे। ऐसी अगर कैश फ्लो की बात है तो साउथ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो कैश फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है। वेस्ट का जो है वो गेन से है, प्रॉफिट से है। ठीक है। ठीक है। तो इतना हम समझ गए कि 16 जोन्स में हर एक जोन का अपना एक एट्रीब्यूट है जो हमारी लाइफ को गवर्न करता है। ठीक है। ठीक है। अब फंडामेंटल ये है कि जिस भी लाइफ के एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कैश फ्लो ही पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलेटेड टॉपिक है। हाँ, कैश फ्लो में किसी को दिक्कत आ रही है, किसी का पैसा फंस चुका है, किसी का पैसा डूब रहा है, किसी की पेमेंट नहीं आ पा रही, या कोई अपना कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रहा, या पैसा नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से। तो अभी मैंने बताया कि जैसे कैश फ्लो के लिए हम साउथ ईस्ट को चेक करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि अगर हमसे कोई कंप्लेन करें कि मेरे को कैश फ्लो की दिक्कत है तो हम क्या करेंगे? साउथ ईस्ट चेक करेंगे, नॉर्थ चेक नहीं करेंगे। ठीक है। राइट है। तो फंडामेंटल ये है कि अगर उसको कैश फ्लो की दिक्कत आ रही है तो साउथ ईस्ट में दोष मिलेगा। ठीक है। टॉयलेट सीट मिल सकती है, कोई एंटी कलर मिल सकता है, एंटी ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है। किसी ना किसी प्रकार का दोष जरूर मिलेगा। समझ गया। ठीक है। अब बात यह है कि दोस्त तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हम अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, तो भी हम साउथ ईस्ट पे जाएंगे। वहाँ कोई दोष नहीं है। ठीक है। उसको बैलेंस करेंगे और उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज लगाएंगे, चाहे वो स्टैचू के फॉर्म में हो, चाहे वो पेंटिंग के फॉर्म में हो, किसी यंत्र के फॉर्म में हो, या कुछ भी। हम तो काफ़ी सारी, जैसे लाइट हो गई, बहुत सारी रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए उसी जोन को एनहेंस करेंगे। तो फंडामेंटल सिर्फ इतना है कि आप जोन का एट्रीब्यूट समझो और उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना है रिजल्ट लेने के लिए। अच्छा, जैसे आपने जब रेमेडी बोला, तो रेमेडी के लिए हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया कि अगर आपको कोई एक्स चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको वाई रेमेडी करोगे, उस डायरेक्शन में आप ये चेंज कर दो। तो इसी तरह से मुझे जानना है कि रेमेडी जब आप करते हो, जैसे आपने नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर किसी चीज़ को वहाँ पे प्लेस किया, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? मतलब वो कैसे काम कैसे करती है? आप इसको एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका एक घर है, ठीक है, तो इसका एक नक्शा बनेगा, या नक्शा होता ही है घर का। आप ये समझ लो हूबहू नक्शा आपके माइंड के अंदर भी छपा हुआ है। ओके। सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्म में। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि साउथ ईस्ट एक जोन है आपके घर में, सबके घर में होगा ही ना। हाँ। वो तो डिवीजन करेंगे 16 पार्ट में तो आ जाएगा, राइट, कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो साउथ ईस्ट का जोन है आपके घर में, तो वही पिन पॉइंटेड जोन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी है। ठीक है। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ हरकत होगी, कोई दोष बनेगा या कोई रेमेडी होगी या कुछ भी होगा, तो वही सेम चीज आपके माइंड के अंदर भी क्रिएट होगी सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अगर वहां कोई दोष आता है, मान लो कि एग्जांपल के लिए टॉयलेट सीट बन गई, घर बनाते हुए बना दी, उस टाइम पता नहीं था। ठीक है। तो टॉयलेट सीट एक डिस्पोजल एक्टिविटी है, एक नेगेटिव एक्टिविटी है। तो जो हमारा साउथ ईस्ट का पॉइंट है पैसे से रिलेटेड घर में, उसमें दोष आ गया, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो साउथ ईस्ट वाला पॉइंट होगा पैसे से रिलेटेड, वहां पे भी ऑटोमेटिकली एक दोष बन गया। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम उस दोष को साउथ ईस्ट से दूर करते हैं, बिना तोड़ फोड़ के करते हैं वैसे हम, विदाउट डेमोलिशन,
तो वो फिर माइंड के अंदर भी ट्रीट हो जाता है। ओके और अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड ही रिजल्ट अट्रैक्ट करता है। रेमेडी करने से, अगर आपने किसी स्पेसिफिक जोन के लिए कोई रेमेडी यूज की है, तो क्या उसकी वजह से आपके कर्म में बदलाव आता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और 100% इसका असर आता है कर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि साउथ वेस्ट का जोन पकड़ लेते हैं। साउथ वेस्ट का जोन है रिलेशनशिप एंड स्किल्स का। ठीक है। अब किसी ने हमसे कंप्लेन करी वास्तु कराते हुए कि मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो रहे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है। तो साउथ वेस्ट जोन रिलेशनशिप का जोन है। तो वहाँ अगर हम एक लव बर्ड्स लगा देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ऐसा प्रोग्राम दोनों का होने लगता है जो उस घर में रह रहे हो कि उनके एक्शंस इस तरीके से हो जाते हैं कि उनका रिलेशन बेटर होने लग जाता है। और यही सब जोन के साथ है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चाहता है कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, उसने हमें कहा और हमने नॉर्थ उसके लिए प्रोग्राम करा, ठीक है, तो उसके एक्शंस ऑटोमेटिकली उससे इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे। वो सही लोगों से मिलने लग जाएगा, एफर्ट्स करने लग जाएगा और उसको रिजल्ट घटित होने लगेगा। भारत जी, अगर अब हम रेमेडीज़ की बात करें तो कुछ ऐसे रेमेडीज़ है जो मोस्ट डिमांडिंग रेमेडीज़ है जो सबको चाहिए कि यार ये तो हो। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिससे मनी फ्लो या कैश फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या पैसा बहुत आने लग जाए? ऐसी है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे कि अभी इंटरनेट पे सोशल मीडिया में बहुत कुछ वायरल हो रखा है। उस तरीके से नहीं है कि आप ये लेके यहाँ रख दो तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। या मैं मतलब किसी के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना एक्सपीरियंस है, शायद होता हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। ठीक है। या ऐसा बोलो तो आ जाएगा, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबके साथ काम कर जाएगा और बहुत पैसा हो जाएगा ऐसा मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है। तो रेमेडीज है, लेकिन वो रेमेडीज एक सिस्टम के तहत काम करती है, एक प्रोसेस के थ्रू काम करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, पैसे की बात हो रही है तो, कि कोई भी आप प्रोफेशन पकड़ लो, एक सैलून का ही पकड़ लो, वो इजी रिलेटेबल हो जाता है, आसानी से समझ आएगा कि सॉरी, तो सैलून का एग्जाम्पल पकड़ लो, आसानी से रिलेटेबल है और समझ आ जाएगा कि किसी व्यक्ति ने वास्तु करने के लिए मुझे बुलाया। ठीक है। उसने कहा कि मैंने कल ही अपना सैलून खोला है, इसमें ग्राहक ही ग्राहक आ जाए और पैसा ही पैसा हो जाए, ऐसा मेरा वास्तु कर दो। ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि मैंने कभी सैलून का काम नहीं करा, मुझे नहीं पता सैलून कैसे चलाते हैं, और सैलून में जो काम है हेयर ड्रेसिंग का, हेयर कटिंग का, एंड फेशियल एंड ऑल, मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है। मैं बस ऐसे ही करूँगा थोड़ा बहुत जो मुझे आता है। तो क्या मैं उसका काम करवा सकता हूँ, उसे नंबर 1 बना सकता हूँ या उसका बहुत पैसा कमा सकता हूँ? नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये प्रैक्टिकली समझ भी आता है। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हमें कह दे कि कोई एक ऐसी रेमेडी बता दो जो मैं यहाँ रख दूँ और पैसा पैसा हो जाए, तो ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हम उससे रेमेडीज बता सकते हैं, अगर वो सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू उसको करेगा तो 100% बहुत पैसा आएगा। ओके, ये आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है। उसका सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको अपने काम में अच्छा होना पड़ेगा और एक ऑथेंटिसिटी के साथ आप जो डिलीवर करते हो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, आपको उसमें अच्छा होना पड़ेगा, है ना। कि आपकी जो भी सर्विस है, चलो मैं ये मानता हूँ कि हर कोई बेस्ट नहीं हो सकता, भाई मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन हर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, है ना। चलो ये मैं मानता हूँ। तो आप जो भी हो आप वो बता के दो, आप जो भी हो आप वो बता के दो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चांदी बेच रहे हो तो उसे चांदी के ही भाव बेचो, अगर आप गोल्ड बेच रहे हो तो उसे गोल्ड के ही भाव बेचो, और डायमंड बेच रहे हो तो डायमंड के ही भाव बेचो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वास्तु कर दूं और चांदी डायमंड के भाव बिक जाए। ठीक है। तो पहले तो अपनी जेन्युइन सर्विस और प्रोडक्ट के जेन्युइन पैसे लो, मतलब कर्म भी उस पे अलाइन है, कर्म अपना सही रखो, अपनी स्किल अच्छी रखो। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस ठीक होने चाहिए, आपके फेवर में होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इसका क्या है कि आप अपनी कुंडली देख के ये जान सकते हो कि आपके लिए कौन सा कर्म सही है करने के लिए, जिससे आपको सबसे ज्यादा पैसा आएगा और सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। और ये 100% काम करता है, 100%। और उसी में कुछ कर्म ऐसे भी दिख जाते हैं जो आपको कभी नहीं करने। आप जितनी ही मेहनत कर लो, जितने ही बड़े व्यक्ति से उसकी कोचिंग ले लो, सीख लो, आपको उसमें नुकसान ही होगा। ये कुंडली से पता चल जाता है, क्रिस्टल क्लियर। और ये भी पता चल जाता है कौन सा कर्म करना चाहिए। तो इट्स इजी, आपके कई साल बच जाते हैं। आप 10 काम करके देखते हैं, 10 काम में फेल होते हैं, 11वां काम आपके समझ आता है, उसमें आपको ग्रोथ मिलती। तो आपके कई साल और कई मेहनत और कई पैसे खराब हो जाते हैं। यही आप इजिली एक बारी में अपने चार्ट से जान सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपके फेवर में होना चाहिए। दूसरी चीज हमने कवर करी, कर्म, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। तीसरा एनवायरनमेंट यानी कि वास्तु। ठीक है, कि आपने कर्म चूज कर लिया जो आपके कुंडली आपको सजेस्ट करती है, आप उसे ऑथेंटिसिटी के साथ सीख के अच्छे से डिलीवर भी कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं कि मेरा ग्राहक सही नहीं आ रहा, ग्राहक उधार मांगता है,
या जो ग्राहक में डिजर्व करता हूँ बड़ा ग्राहक वो नहीं आ रहा, या मेरे पैसे फंसे, कुछ भी चीजें, तो यह है एनवायरनमेंट का पार्ट, ये वास्तु से करेक्ट होगा। अगर ये 3 चीजें कोई मिला लें, यानी कि वास्तु सही करा लें, अपना कर्म सही चूज कर ले एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है, और उसमें मेहनत करें ईमानदारी से, तो 100% उसके पास पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा कमाना बहुत ज्यादा आसान है, इजी। बट एक बेसिक रेमेडी की अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ तो हो, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या रहेगा, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो अभी मुझे इंसाइट आया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए? डोंट। साउथ ईस्ट, अगर आप कैश फ्लो की बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, साउथ ईस्ट में आपको कोई दोष नहीं रखना। दोष मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए, वहां पे नीला ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। और बाकी फिर थोड़ा टेक्निकल है कि अगर आपके जोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कई रील्स में देखोगे, हालांकि उनका अगेन अपना एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्या पता करता हूँ काम, पर जैसे अगर उस जोन की ऑलरेडी एनर्जी बढ़ी हुई है तो वहाँ पे फिर रेड बल्ब लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो और बढ़ जाएगा तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। किसी भी जोन को ना तो ज़्यादा बढ़ाना होता है ना घटाना होता है, बैलेंस करना होता है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही अगर घटा हुआ है तो फिर रेड बल्ब लगाने का कुछ फायदा है, तो वहाँ पे कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसे क्लीन रखें। ठीक है। इन केस हमारी जो ऑडियंस है, शायद कई लोगों के मन में आए कि यार मेरे तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट सीट है, ठीक है, या ऐसा है वैसा है, जो अभी फिलहाल ट्रीटेबल नहीं है, तो बिना तोड़ फोड़ के ट्रीट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेड कलर की स्ट्रिप्स लग जाती है, मैं आपको इमेज प्रोवाइड करा दूंगा, आप पॉडकास्ट में आगे लगा देना तो समझ जाएंगे। ईजी है, मतलब बिना तोड़ फोड़ के हो सकता है। 99% चीजें बिना तोड़ फोड़ के ट्रीट हो सकती है। तो ये भी सवाल है ना कि जब वास्तु की बात आती है तो सब लोगों के मन में ये होता है कि अगर घर बना हुआ है तो क्या उसको तोड़ फोड़ करना पड़ेगी तभी वो सही होगा, तभी उसके बिना नहीं होगा? देखिए, इसमें ना 3 कंडीशंस हैं, बिल्कुल क्लियर करके बताता हूँ आपको, अब बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। पहला कंडीशन तो यह है कि 99% केस में कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, लेकिन 0.1% केस जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हम इंक्लूड करते हैं, वो हमें तोड़ना ही पड़ता है, उसको ट्रीट करना ही पड़ता है, उसके अलग रीजंस हैं, वो ट्रीटेबल नहीं है। तो वहाँ अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट आ गई तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा सब कुछ मैनेजेबल है। ठीक है। दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट नहीं है तो 100% बिना तोड़ फोड़ के आपका वास्तु कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 चीजें आती है। ठीक है, सेकंड वाले में भी 2 चीजें आती है। एक तो यही जो मैंने बता दी, दूसरी चीज ये है कि एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। ठीक है ना, यानी कि अगर घर के पर्पस से देखें या कमर्शियल पर्पस से देखें कि अभी मेरे पास ₹1,00,000 का प्रॉफिट आ रहा है शोरूम में, एग्जांपल के लिए, वो बढ़ के 5 लाख हो जाए, तो वो फिर सेकंड वाला जो मैंने पॉइंट बताया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं है एग्जांपल के लिए, तो वो 100% बिना तोड़ फोड़ के हो सकता है। ठीक है। सेकंड, अब थर्ड चीज मैंने कहा था 3 है इसमें कंडीशन। तीसरी कंडीशन यह है कि व्यक्ति चाहता है मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूं, मल्टी फोल्ड्स में तरक्की करूं, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, मैं 1 करोड़ में जाऊं। ठीक है, तो वहां पे हमें कुछ चीजें देखनी होती है, वहां पे हमें एंट्रेंस देखनी होती है, वो शो कहाँ रहा है ये देखनी होती है, उसका पैसा कहाँ रखा है ये देखना होता है, बहुत डीप लेवल में। तो वहां पे हम कई बार सजेस्ट कर देते हैं कि अगर आप इसको तोड़ के ये करा लोगे ना, तो जो आपको रिजल्ट 10 के 50 मिल रहे हैं वो 10 के 1000 हो जाएंगे। ओके, ये डिफरेंस है। तो उम्मीद है मैं तीनों चीज समझा पाया होगा। हम कुछ डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि अगेन वास्तु पूरा डायरेक्शन के सेंटर्ड है, तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि कुछ चीज़ों के डायरेक्शंस होना कहाँ चाहिए। सबसे पहले हम एंट्रेंस की बात करते हैं, और एंट्रेंस के अंदर एक फिर मिथ भी है या एक कहें कि कन्फ्यूजन भी है कि सब लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट के अंदर एंट्री होना क्या सही है, क्या उसको बैलेंस किया जाता है, क्या किया जा सकता है, और एंट्रेंस का सही डायरेक्शन कौन सी है? सही डायरेक्शंस देखो, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि सीधा सीधा जवाब मिल जाए, सीधा सीधा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा किसी के। ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ एंट्रेंस का केस क्या है। पहले तो N3 यानी कि नॉर्थ साइड में एक एंट्री, 32 एंट्रेंसेस होती है वास्तु के अंदर। ठीक है, 32 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है एंट्रेंसेस को। तो N3, E3, W3, S3 ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस है, एंट्रेंस के नाम है ये। ओके, N1, N2, N3, N4 ऐसे करके एंट्रेंसेस के नाम है, E1, E2, E3, E4 ऐसे। तो 3 जो भी है, N3 हो गया, S3 हो गया, W3 हो गया और E3 हो गया, ये पॉजिटिव एंट्रेंसेस है। ठीक है, एक बेसिक नियम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं खोली देनी है, अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक बेसिक नियम है। साउथ वेस्ट की एंट्री की बात करें, कहीं एक्सपर्ट्स ने कहा है
कि ये नुकसान देती है, कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसको तोड़ना ही पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है। और मैं सबके एक्सपीरियंस की कदर करता हूँ, लेकिन मैंने पर्सनली ऐसे केस देखे हैं जिनकी साउथ वेस्ट में एंट्रेंस है और वो अच्छी खासी तरक्की कर रहे हैं। ओके। उनको कोई परेशानी नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरी आंखों देखे ऐसे केस हैं। ठीक है, और हो सकता है शायद कोई कमेंट में डालें कि आपने शायद उसका ग्रिड ठीक नहीं लगाया होगा। ग्रिड होती है एक चीज़, हाँ, कि उसमें दाएं बाएं हो जाती हैं चीज़ें थोड़ी, है ना। ग्रिड ठीक नहीं लगाया होगा या आपने ढंग से नॉर्थिंग नहीं ली होगी, वट एवर द रीज़न। इतना कच्चा भी थोड़ा अपना काम नहीं है प्रभु की कृपा से। तो वो साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेज है और उनको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा नहीं लगता कि साउथ वेस्ट के एंट्रेंस खराब होगी ही होगी। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 3 वाली सारी एंट्रेंस अच्छी है, लेकिन जरूरी नहीं कि खोल ही देनी है। साउथ वेस्ट और बाकी एंट्रेंसेस का जवाब इसमें मिल जाएगा। हम वापस आते हैं एस्ट्रो वास्तु में। ठीक है, E3 की एंट्रेंस पकड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। अगेन ये आपके चार्ट और मेरे चार्ट या किसी व्यक्ति के चार्ट पे डिपेंड करेगा कि E3 की एंट्रेंस उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी कि नेगेटिव रिजल्ट्स देगी, या न्यूट्रल रिजल्ट्स देगी। न्यूट्रल रिजल्ट्स, ठीक है। न्यूट्रल रिजल्ट्स का भी मतलब समझाऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हमारी ऐसी चीजें होती है जो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देती। कुछ घर ऐसे होते हैं और कुछ घर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर E3 आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली सही दिशा नहीं आ रही एंट्रेंस के लिए, तो वो आपको नुकसान देगी। Okay. भले ही वो बेसिक वास्तु में अच्छे रिजल्ट्स देती हो। हालांकि उसके कुछ कुछ जो उसके गुण धर्म होंगे, जैसे नॉर्थ का अपना एक गुण धर्म है अपॉर्चुनिटीज, वैसे E3 का भी अपना कुछ गुण धर्म है। तो वो गुण धर्म वाले, उसके एट्रीब्यूट वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए, अगर आपकी कुंडली उसे अपोज करती है तो। ठीक है। और वहीं अगर कोई नेगेटिव एंट्री है, ठीक है, अदर कोई भी एंट्री पकड़ लो, N5 की पकड़ लो, S8 की पकड़ लो, कोई सी भी पकड़ लो, वो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपके फेवर में है तो वो एंट्री आप ले सकते हो। बेसिक वास्तु में उसे पत्ती से ट्रीट करके, स्ट्रिप से ट्रीट करके आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। Okay. तो टोटली ये डिपेंड इस पे करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। निचोड़ है एस्ट्रो वास्तु। मतलब एक फिक्स स्पेसिफिक बताना सही नहीं रहेगा। हाँ। इंस्टेड ऑफ आप उसका डिटेल अगर आप देखोगे तो एस्ट्रो साथ साथ देखना जरूरी है। एग्जैक्टली। वरना तो ऐसा हो जाता है कि एक गाइड बुक बन जाती वास्तु की, कि आपको बस ये टिक मार्क करना है और सबका वास्तु हो गया। राइट, है ना, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। करेक्ट है। भारत जी, डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रील्स मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना बहुत नेगेटिव बताते हैं कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बनाया तो आपको कैंसर हो सकता है, या फिर या तो आप उसको तुड़वा लो या फिर आप घर चेंज कर लो पूरा का पूरा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वाले कन्फ्यूजन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सही तरीका क्या है उसके लिए? मुझे भी कई बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम में भी आते हैं, व्हाट्सएप्स भी आते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो अब क्या करें। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि बिना प्रोफेशनल एडवाइस के जज नहीं करना चाहिए कि मेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है भी कि नहीं। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, दाएं बाएं हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। पहली चीज तो यह है ऑडियंस के लिए जो देख रही होगी। ठीक है। अब मान लेते हैं किसी के है ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि आप उसे तुड़वा लो। ठीक है। ठीक है, आप उसे तुड़वा लो। तुड़वाने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने पाइप छोड़ दिया, वहाँ पे पाइप को अच्छे से फिल करके कंप्लीटली ऐसा कर दो जैसे वहाँ था ही नहीं। ठीक है, उसका रीज़न है, एक तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है वो स्थान वास्तु के अंदर बताया गया है पूजा रूम के लिए। ठीक है। पूजा अर्चना के लिए वो उस जगह का स्थान है। सेकंड थिंग इज कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर हो सकता है। इसका जवाब है हाँ। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट सीट हो तो कैंसर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, कई केसेस में देखा भी है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट होगी तो कैंसर हो ही जाएगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं केसेस ऐसे देखे हैं, खुद के केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कहीं टाइम से है, कई सालों से, लेकिन उस घर में कैंसर नहीं है, लेकिन अन्य तरीके की परेशानियां हैं जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटाना पड़ेगा। तो वो तो हम रिमूव करवाते ही हैं। ठीक है। तो बेस्ट थिंग इज कि आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर आप रेंटेड घर में रहते हो, लैंडलॉर्ड कह रहा है आप नहीं हटा सकते, या आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास हटाने के लिए, एक ही वॉशरूम है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो या तो आप घर चेंज कर दो रेंट वाला, या जिसमें आप रह रहे हो उस घर को बेच के दूसरा ले लो। अगर आपको अपना जीवन पीसफुली जीना है तो और तरक्की करनी है, प्रोस्पेरिटी करनी है, या एक अच्छा जीवन अपनी मर्जी का मतलब जैसा आप ड्रीम लाइफ चाहते हो उस तरीके का जीना है, ठीक है, तो आप उसको जाने दो। ओके। मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट चलेगा ही नहीं, बाकी जगह चल सकता है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है।
ठीक है। बाकी जगह टॉयलेट सीट वहीं रहेगी, आप यूज भी करोगे, उसको हम ट्रीट कर देंगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का नहीं करते। भारत जी, जैसे आपने बताया कि टॉयलेट अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका है तो वहाँ पे आपको कैंसर या मानसिक समस्याएं या दूसरी प्रॉब्लम्स के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं, और उस केस में आपको या तो टॉयलेट हटाना है या घर चेंज करना है। बट क्या वास्तु का हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? हेल्थ के ऊपर भी इसका पूरा इम्पैक्ट है। एक जर्नल टर्म तो है ही बेसिक वास्तु में कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, शायद मैंने जिक्र करा इसका पहले भी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ अगर कोई दोष होगा तो घर में रहने वालों की, जितने भी जने रह रहे हैं, किसी ना किसी को हेल्थ इम्पैक्ट करेगा, या 2 जनों को कर रहा है, सबको कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में, उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कैसे, उस हिसाब से। ठीक है, एक पैरामीटर तो यह है, एक लेवल ये है। दूसरा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ठीक है, फिर भी किसी को, एक व्यक्ति को हेल्थ इशू चल रहा है घर पे, बाकी सब ठीक है, तो सोचने वाली बात है कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी ठीक है, बाकी सब भी अच्छे चल रहे हैं, चंगे चल रहे हैं, एक व्यक्ति को क्यों हो रही है? वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आ गया, अगेन एस्ट्रो वास्तु का, ठीक है, जो उसका पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड हेल्थ जोन बन रहा होगा, क्या पता साउथ बन रहा हो, क्या पता WSW बन रहा हो, वहाँ कोई दोष है किसी प्रकार का, तो उसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है, ऐसे हेल्थ में इम्पैक्ट करता है वास्तु। तीसरी चीज ये है कि जैसे मैंने जिक्र करा था, 45 एनर्जीज एक घर के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर होती है, तो अभी हम घर की बात कर रहे हैं और घर वालों की हेल्थ की, तो पिन पॉइंटेड ये देखा जाता है कि अगर इतने फुट पे अगर इस जगह पर दोष बन रहा है तो बॉडी के कौन से पार्ट, कौन से ऑर्गन पे दिक्कत आ रही है। ओके, इतना पिन पॉइंटेड है ये, और वहां से उस चीज को ठीक कर दो तो बॉडी में ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें मर्म पॉइंट भी आता है। पहले मैं मेरे को एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं इसमें। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत पुरानी बात है, तब मैं वास्तु में इतना नहीं आया था, धीरे धीरे समझ रहा था, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा था। मेरे घर की बात है, तो प्रोजेक्टर लाया हम मूवीज देखने के लिए, और उसको हमने लगा दिया। ठीक है, तो वॉल पे लगाया उसे हैंग करके, वहाँ पे कुछ स्क्रूज वगैरह डले और उसके सेटअप बनाया, तो वो लग गया था नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक है, ठीक है। तो उसके कुछ ही दिन बाद मेरी जो मदर है, उनकी, जहाँ तक मुझे याद है शायद मम्मी की, उनकी आंखें लाल लाल होने लग गई, रेडिशनेस होने लगी, जलन होने लगी उनकी आंख में, आंखों पे इम्पैक्ट आया। हाँ, आंखों पे इम्पैक्ट आया। नॉर्थ ईस्ट आंखों का भी जोन है। ठीक है, ठीक है, माइंड का और आंखों का। ठीक है, तो चलो वो तो मम्मी का है। मुझे पर्सनली अचानक से ही बिना किसी रीजन के चक्कर से आने लगे। मतलब मैं उसे चक्कर कह रहा हूँ, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे चीजें एकदम से जूम जूम होके दिखने लगी, ऐसे जैसे चक्कर आते हैं वैसे। तो जब 2 लोगों को इम्पैक्ट हुआ और बाकी लोगों को भी घर में चश्मा लगने लगा, तो फिर ध्यान दिया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्या है। क्योंकि शायद मैंने आपसे जिक्र करा था कि मेरे डैड जो है वो 25+ ईयर्स उन्हें हो चुके हैं वास्तु करते हुए, मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि लगता है ये हमारा जो प्रोजेक्टर है ये हमें गलत इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जब उसे निकाला तो मम्मी की भी आंखें ठीक और मेरी भी आंखें ठीक, बिना डॉक्टर के। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ऐसे कई सारे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस भी है हमारे पास। तो ये इम्पैक्ट करता है वास्तु हेल्थ के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर। ठीक है भारत जी, जैसे हम जब वास्तु में डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये भी जानना है कि घर का और फैक्ट्रीज या ऑफिसेज, शोरूम्स, इन सब के वास्तु में क्या डिफरेंस हो जाता है? क्या ये दोनों अलग अलग पैरामीटर्स पे ही चलेंगे या दोनों में कुछ चीज़ें सेम सिमिलरिटीज चलती है? दोनों ही बातें हैं जो आपने कही, फंडामेंटल या बेसिक कहें, बुनियाद कहें, वो सेम है। ठीक है, यानी कि वही 16 जोन्स हैं, वही 32 एंट्रेंसेज हैं। ठीक है, वही 45 एनर्जीज है, वही एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, तो बुनियाद सेम है दोनों के लिए, घर के लिए, ऑफिस, शोरूम या फैक्ट्री के लिए। लेकिन हर बिल्डिंग का अपना पर्पस अलग है। घर का पर्पस अलग है। घर हम बनाते हैं चैन से जीने के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। ठीक है ना? तो उसका पर्पस अलग हो गया। फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री का पर्पस अलग है। फैक्ट्री का पर्पस है प्रोडक्शन। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि, और उसका फैक्ट्री का पर्पस है प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करना, मार्केट की नीड को अपने प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व करना, उसके पर्पसेस अलग है। तो फंडामेंटल सेम है, लेकिन वास्तु एप्लीकेशन जो होता है वो फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए होता है। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल के लिए कि घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक जोन होता है, वहां अगर दोष हो तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। ठीक है, ठीक है। वहीं अगर फैक्ट्री में दोष हो तो क्या वर्कर्स को हेल्थ इश्यू आने लगेंगे? छोटी सी पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मोर ओवर क्योंकि उस बिल्डिंग का प्रयोजन अलग है, तो वहां पे फिर मशीनरी की हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, मशीनरी ब्रेक डाउन, मशीनरी में ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये अटक गया, मशीन में फॉल्ट ही समझ नहीं आ रहा। फिर समझ रहे हो आप,
कि एट्रीब्यूट एक जैसा है एनएनई का दोनों जगह के लिए, लेकिन फैक्ट्री में वो अलग तरीके से रिजल्ट दे रहा है वहाँ के पर्पस के हिसाब से, वहाँ की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और घर में अलग दे रहा है। ठीक है। और फिर घर में हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, रिलेशनशिप अच्छा रहे, रहने वाला स्वस्थ रहे, पीसफुल हो, और एक अच्छा एनवायरनमेंट हो घर में, और उन्नति हो इस घर में आने के बाद हर एस्पेक्ट में, करियर में भी, हर जगह। फैक्ट्री में हम क्या देखते हैं कि बिजनेस ग्रोथ हो, टर्नओवर बढ़ना चाहिए, राइट, है ना, डबल हो, फिर 10 गुना हो, इस तरीके से टर्नओवर बढ़ना चाहिए, राइट। ऐसी फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ों में और ध्यान रखा जाता है। फैक्ट्री में आपका QC है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मशीनरी ब्रेकडाउन है, वहाँ पे स्ट्राइक्स है, वहाँ पे प्रोडक्ट को ग्रोथ कैसे दें, उसमें क्या करें, मशीनरी कहाँ पर रखें, फैक्ट्री की एंट्रेंस कहाँ से लें, ETP कहाँ बनाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्रीज के अंदर है जो बहुत ध्यान रख के करी जाती है। चिमनी कहाँ बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चिमनी का इफेक्ट फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, कौन नॉर्थ में आ गई तो क्या रिजल्ट देगी, साउथ ईस्ट में आ गई तो क्या रिजल्ट देगी, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में ध्यान रखी जाती है। माल नहीं बिक रहा, अब जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि अभी रिसेंट वाला एग्जांपल है इसलिए याद आ गया कि फैक्ट्री के ओनर ने, जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने जिक्र करा कि पहले उन्होंने फैक्ट्री का ये करा था कि जिस चीज़ के लिए हमने फैक्ट्री ली है वो प्रोडक्शन हम इसमें नहीं कर पा रहे, तो हमें और अदर कोई प्रोडक्शन करनी पड़ रही। ठीक है। तो हमने कहा जी ठीक है, मैप मंगाया, काम करके दिया, तो जो वो प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा था, उसके लिए जो एक काइंड ऑफ लिक्विड जो उन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। तो करा वास्तु, तो विद इन अ मंथ और विद इन 2 months उनका वो पास हो गया, उनको पूरा रॉ आ गया जो उनको लिक्विड वगैरह चाहिए था, और प्रोडक्शन शुरू हो गई। फिर उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, तो चलो हमारा काम तो वहाँ पे हो गया था। ठीक है। उसके बाद दोबारा कंप्लेन आती है कि जी प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन ये मार्केट में बिक नहीं रहा। ठीक है। ठीक है, तो फिर चार्ट स्टडी करा, फैक्ट्री में देखा तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट जो था, फिनिश गुड स्टोर जो था, वो ऐसी जगह रखा हुआ था उस व्यक्ति के एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। ओके। बेसिक वास्तु के हिसाब से तो ठीक जगह था बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उनके ऐसी जगह था कि वहां से प्रोडक्ट या तो खराब होता या लॉस होता। ठीक है। ठीक है, तो उसको उठा के एक ऐसी जगह रखवाया जहां पे प्रोडक्ट अगर वहां रख दो तो प्रोडक्ट अपना बायर खुद खींच के ला देता है। ओके। हाँ, तो वहां रखवाया मैंने, अब कुछ दिन हो गए, तो रखवाया मतलब मैंने उन्हें बता दिया था कि यहाँ रखना है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। तो कुछ दिन बाद मैंने ऐसी फॉलोअप लिया, मैसेज में बात हो रही, तो मैंने कहा आपको वो बताया था वहाँ प्रोडक्ट रखना है, आपने रखवा दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो रखवा दिया और सेल भी शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से फैक्ट्रीज के वास्तु काम करते हैं। बट अगेन इसमें भी फिर एस्ट्रो वास्तु का कनेक्शन आएगा। यस, ऐसी एक फैक्ट्री में आया था, बहुत सारी फैक्ट्रीज, वो बता रहा हूँ ना, वहाँ के पर्पज अलग है। एक फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा थे, तो कुछ नहीं, वहाँ का सिर्फ एक सेप्टिक टैंक चेंज कराया, तो प्रभु की कृपा से वहाँ पे ठीक है, अभी सब मामला बढ़िया चल रहा है। तो ये है। क्या सिर्फ प्रॉब्लम आएगी तभी आपको फील होगा कि यार मेरे वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे दिख जाए कि यार ये चीज सही नहीं है? जब प्रॉब्लम आएगी तब। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि वास्तु दोष आपके सामने रखा हुआ हो लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि ये तो कई सालों से यही था लेकिन ये अब की प्रॉब्लम दे रहा। हाँ, ऐसा भी होता है। ये क्यों होता है? तो आइडेंटिफाई तो तभी हो सकता है जब वो प्रॉब्लम दे। ठीक है। क्योंकि हम अननेसेसरी चीज़ों को ट्रीट नहीं करते, वो और ख़राब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि नॉर्थ में कुछ एंटी एक्टिविटी है या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉर्थ में रिकमेंडेड ही है, लेकिन बंदे को अपॉर्चुनिटीज बराबर आ रही है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं उससे रिलेटेड, तो हम उसे जबरदस्ती ट्रीट नहीं करते। जो है ठीक है। कल को अगर उसे प्रॉब्लम आने लगे और हमें पता चलता है स्टडी करने के बाद या विजिट करने के बाद कि ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही, हम उसे बोलते हैं हटा दे। तो कई बार क्लाइंट ऐसे बोलता है कि ठीक है सर मैं हटा देता हूँ, लेकिन ये मेरी इतने साल से यहाँ है, तो मुझे अब प्रॉब्लम क्यों आ रही? ठीक है। अगेन ये एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है। गोचर है, गोचर मतलब जो करंट सिचुएशन है प्लैनेट्स की, ठीक है, अभी आकाश में, अंतरिक्ष में, ठीक है, उसकी दशाएं हैं, प्लैनेट मूवमेंट्स, राशि की मूवमेंट और नक्षत्र के मूवमेंट से कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स जो गलत रखे हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और गलत रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं दे रहे थे क्योंकि उसका समय नहीं आया था। ठीक है, तो ये इससे होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वास्तु या एस्ट्रो वास्तु आपको हर थोड़े समय में दिखाना है, चेक करवाना पड़ेगा? रिकमेंडेड तो यही है। कई लोगों का तो हम ऐसे काम करते हैं, हालांकि इसमें घरों का हम तो ऐसा कम कर रहे हैं, घरों का तो एक बार जो कर दिया सो कर दिया। हाल फिर जब उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा कांटेक्ट कर लेते हैं, तो तब हम उनकी हेल्प करते हैं। पर जैसे कि फैक्ट्रीज है या कमर्शियल्स हैं, तो कई प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारी रेगुलर विजिट है, उनसे ईयरली फिक्स हो रखा है,
तो वो टाइम टू टाइम हमारा चेकअप रहता ही है। हर साल आप करते हो? महीनों के गैप्स में हम जाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, क्योंकि कोई दोष बन गया, क्योंकि फैक्ट्रीज हैं या बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो वहाँ इतना सारा काम होता है कि किस बंदे ने क्या उठा के कहाँ रख दिया, किसको ध्यान रहता है, ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता रहता है कि यार ये सामान यहाँ आ चुका है, ये महीने भर में, हफ्ते भर में ये वाली दिक्कत दे सकता है, तो क्योंकि हमारी रेगुलर विजिट रहती है हम उसे पहले ही हटा देते हैं, तो ये बेनिफिट रहता है उससे। अदरवाइज प्रॉब्लम आने के बाद ही पता चलता है, फिर हम उसे ट्रीट करते हैं। अच्छा, अगर जब हम कमर्शियल वास्तु की बात कर रहे हैं तो इंडिया का एक ऐसा पार्ट जो मिडिल क्लास बिजनेस ओनर्स है, अगर हम इसको भी देखें तो जनरली जो शॉप्स होती है छोटी होगी साइज में। जब हम फैक्ट्रीज की बात करें तो बड़े प्लेसेस है, गोडाउन्स है, वो सारी चीज़ें हैं, पर बहुत सारी छोटी छोटी इंडियन स्ट्रीट वाले बिजनेसेस देखें तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटा प्लेस है। तो क्या वहाँ पे भी वास्तु काम करता है और वहाँ पे भी वास्तु ध्यान में रखना चाहिए? 100% काम करता है और 100% ध्यान रखना चाहिए। एक कमरे का भी वास्तु हो सकता है, अगर आपके पास ओनरशिप सिर्फ एक कमरे या एक दुकान की है, ठीक है, उसमें भी पूरा ग्रिड लगता है, उसमें भी सोलर जोन बढ़ते हैं, ओके, ठीक है, उसमें भी डिसाइड होता है कि आपको अपना गल्ला कहाँ रखना है, आपको अपने भगवान जी के लिए जो छोटा सा हम स्थान बनाते हैं, अपना पूजा स्थान जो हम बनाते हैं वो कहाँ रखना है, ठीक है, मुझे कहाँ बैठना है, ग्राहक कहाँ चढ़ के आना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक ही शॉप है, छोटी शॉप है, एक ही रूम है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेसिंग क्या है आपके लिए। मैं जितनी रेमेडी लगा लूँ, जितनी यंत्र लगा लूँ, जितनी डिप्स लगा लूँ, स्टैच्यू पेंटिंग सब कर दूँ, ठीक है, वो जो मंत्री हैं सोशल मीडिया में वो भी बोलते रहूं, हाँ, लेकिन अगर मुझे फेसिंग गलत मिल गई ना तो बॉस कोई चीज रिजल्ट नहीं देगी। राइट, और ये 100% सच बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस और फेसिंग। एंट्रेंस और फेसिंग को आप एक ही चीज समझो, मोटा मोटा, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बंदे को एक दुकान है, उसकी छोटी सी दुकान है, अगर उसकी फेसिंग उसे अपने कुंडली के हिसाब से फेवरेबल मिल जाए तो शायद उसे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कराने की जरूरत भी ना पड़े, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। उसको सिर्फ तभी जरूरत पड़ेगी जब उसे और बूस्ट करना है, ऐसा भी हो सकता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर बिजनेस ओनर्स को अपने बिजनेस के लिए प्लान करना ही चाहिए? देखिए, बिजनेस ओनर्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, या कोई भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस कर रहा है, छोटा धंधा भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो खुद तो वास्तु प्लान नहीं कर सकता, ये एक रियलिटी है। राइट, ठीक है, पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ पर ये रियलिटी है कि आप पॉडकास्ट देख के अपना वास्तु प्लान नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ चीजें शायद इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका घर ज्यादा इरेगुलर शेप नहीं है तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसका सेंटर फाइंड आउट करना थोड़ा इजी रहता है, इंटरनेट में मिल ही जाता है वीडियोस, मेरी भी कई वीडियोस होंगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को वास्तु प्लान करके अपना बिजनेस करे तो उसको एक कंसल्टेंट की जरूरत ही पड़ेगी, ठीक है। और अब सवाल ये आता है कि फिर वास्तु में क्या प्लानिंग हो सकती है जिस चीज़ों का वो ध्यान रख सकता है। तो चाहे जितने भी प्रकार के बिजनेस हो, मैं एक प्रकार का पकड़ता हूँ, उससे एक आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, कि फैक्ट्री पकड़ लो। फैक्ट्री है तो उसका एक एडमिन भी होता है, यानी कि उसका एक ऑफिस भी होता है जहाँ पे अकाउंटेंट भी बैठेगा और ओनर भी बैठेगा और भी डिपार्टमेंट्स के लोग बैठेंगे, रिसेप्शनिस्ट भी बैठेगा। तो कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा वास्तु के अकॉर्डिंग ये भी डिसाइड होगा, ये भी प्लानिंग होगी। अकाउंटेंट को अगर उसकी सही जगह बैठा देंगे तो वो इतने शानदार रिजल्ट दे देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट को उसी की जगह में बैठाओ जो उसकी जगह बनती है, ओनर को वहीं बैठाओ जहां उसे बैठना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑफिस ही अपने आप में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि ओनर को सामने दिखेगा, अपने बैलेंस शीट में दिखेगा कि वास्तु का क्या से क्या इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है। तो ये वास्तु में प्लान हो जाएगा। अगर बिजनेस है और फैक्ट्री है, मशीनरी कौन सी कहाँ लगानी है, एंट्रेंस कहाँ से देनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से निकालना है, फिनिश गुड कहाँ रखना है, सारी चीजें वास्तु में प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक एक्सपर्टी चाहिए, जैसे अकाउंट्स के लिए आपको एक सीए चाहिए, राइट। लेकिन घर का एक व्यक्ति थोड़ा बहुत कर सकता है पॉडकास्ट से, पर अगर आपको बहुत मल्टीपल डिटेल्ड नहीं हो चाहिए तो आप समझ सकते हैं वो चीज़। भारत जी, पॉडकास्ट को कंक्लूड करने के पहले जैसे आपने बताया था कि वास्तु 3 पैरामीटर्स पे बेसिकली हमने बात किया है, कर्म पे, एक एस्ट्रो पे, और तीसरा वास्तु जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हम कर्म के बारे में थोड़ा सा और डीप में बताइए कि कर्म कैसे आइडेंटिफाई होता है, या एस्ट्रो से कर्म कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानता होगा और उसकी रिसर्च अगर इस बारे में होगी या उसने इस बारे में पढ़ाई करी होगी कि किसी व्यक्ति का कर्म कैसे पहचाने जो उसे ग्रोथ दे, टॉप पोजीशन पे पहुंचाए, पैसा भी दे और तरक्की दे, तो वो एक रिसर्च है अपने आप में जो कि कंप्लीटेड है और प्रूवन है। तो वो किसी का चार्ट स्टडी करके बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो इतनी डिटेल चीजें एस्ट्रोलॉजी आप समझते हो,
थोड़ी टिपिकल चीज़ है, इतनी इजीली बताई नहीं जा सकती। राइट। तो वो कोई एक प्रोफेशनल व्यक्ति ही हो सकता है जो चार्ट देख के ये बता पाए। ठीक है। एक आम व्यक्ति खुद देख के ये पता कभी नहीं लगा सकता बिना सीखे, मतलब। तो ये है इसके लिए। तो अगर कोई जानना ही चाहता है कि उसको कर्म क्या करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए उसको? देखिए, इसके लिए या तो वो किसी प्रोफेशनल पे जाए, बल्कि या तो क्या यही एक तरीका है। अगर वो कर्म जानना चाहता है, अपने कई साल और कई लाखों करोड़ों रुपए बचाना चाहता है अपने स्ट्रगल के, तो वो किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर ले। शॉर्टकट तरीका और बहुत अच्छा तरीका है, वो कर सकता है। हम भी सर्विस देते हैं। कोई भी व्यक्ति, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। ठीक है। वो अपनी व्यक्ति डिटेल देगा, उसकी एक नॉमिनल सी हम फीस रखते हैं, अपनी मेहनत की, अपनी रिसर्च की, अपने समय की, और उसको वो चीज़ हम बता देते हैं। साथ में हम उसे एडॉन्स भी बताते हैं। उसमें हम एक रिपोर्ट देते हैं एस्ट्रो की, हम उसमें एडॉन्स भी उसको देते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको किस चीज़ से बच के रहना है, आपके लिए क्या प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, आपके लिए क्या चिन्ह सबसे बेस्ट है जो आपको हमेशा साथ लेके रखना है। बहुत सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करके देते हैं। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कर्म क्या करना चाहिए, काम आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, जब कंसल्ट की आप बात कर रहे हो ना कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना है, तो बहुत सारे लोगों को वो इश्यूज होते हैं कि फीस जनरली कंसल्टेंट की अगर बहुत ज़्यादा है तो आप रीच आउट नहीं कर पाते कि यार इतने फीस कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसको कंसल्टेंट कैसे फिगर आउट करना चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की तो फीस तो नॉमिनल ही है। ठीक है। जैसे हम बात करें तो कुछ लोगों की क्या, जैसे कि लोग बोलते हैं कि वास्तु की फीस मार्केट में थोड़ी ज़्यादा है। राइट। एक्चुअल में ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम है, तो बहुत कम। आप किसी के जीवन में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन ला रहे हो, उसकी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, उसके जीवन के कई साल बढ़ा रहे हो। भाई हेल्थ अच्छी रहेगी तो ज़्यादा जिएगा भी। राइट। ठीक है। बिजनेस ग्रोथ करेगा, 10 लाख से 10 करोड़ भी पहुंचेगा, तो इसकी तो खैर आप क्या वैल्यू लगा सकते हो। तो फीस तो बहुत कम है। लेकिन चलो, अगर किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो इस वक्त नहीं पे कर पा रहा, अब रीज़न है, किसी की मजबूरी है, किसी का अभी इतना अच्छा बजट नहीं है, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो उसके पास ये एक रास्ता निकल के आता है कि वो खुद बेसिक चीज़ें समझ के अपनी कुछ हद तक लाइफ को इम्प्रूव कर ले, जिससे कि जब उसकी कंडीशन बेटर हो जाए तो वो किसी कंसल्टेंट से अपना काम करा सके। ठीक है। देखो, क्योंकि सीए का काम तो सीए ही करेगा और डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते ना कि मैं सब कुछ ही कर दूं। हाँ, लेकिन अगर तेज बुखार है तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि तेज बुखार में ये 2 दिन पहले भीग गया था तो अभी से तेज बुखार है, इसे पतला 2 दिन पहले भीग गया था, इसे तेज बुखार है तो इसे हल्का खाना खाने के लिए देना है, हैवी नहीं देना। अभी इमीडिएट क्या गोली दी जा सकती है, गीले पानी की पट्टी करो। तो थोड़ी बहुत बेसिक पता होते हैं इंसान को, जिससे वो थोड़ा इंप्रूवमेंट ला सकता है, उसके बाद डॉक्टर पे ले जा सकता है। उसी प्रकार से वास्तु में भी ये हो सकता है। इनफैक्ट हम ही लोग एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो बेसिक सीख के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि वास्तु कराने की फीस हाई है कुछ लोगों के लिए, हालांकि वो है नहीं, पर कुछ लोगों को लग रही है, तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो बेसिक चीजें खुद समझ लें और अपने जीवन को उसको अप्लाई करके बेटर कर ले। उसकी फीस बहुत कम होगी जो वो इजीली अफोर्ड कर सकेंगे। अच्छा, अगर उसमें बेटरमेंट मिला तो फिर आप कंसल्टेंट हायर फिर वो कर सकते हैं। हाँ, और चाहे अगर उन्हें इंटरेस्ट बन जाए तो शायद वो उसके आगे भी फिर आगे की जर्नी सीख सकते हैं। तो हम एक बेसिक कोर्स एक ऐसा निकालने वाले हैं जिसमें एक आम व्यक्ति जो वास्तु के बारे में कुछ नहीं जानता, वो उसको समझ के अपनी बेसिक चीजें ठीक कर सकता है। वास्तु के डोंट्स क्या है कि यार वो चीजें आपके घर में नहीं होना चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी डायरेक्शन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, और सेम वही ऑब्जेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं, किसी और डायरेक्शन में खराब रिजल्ट दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, वाटर फाउंटेन नॉर्थ में रख दो, ठीक रिजल्ट देगा, उसके साथ फेवरेबल है, सेम वाटर एलिमेंट का है। लेकिन अगर उसी सेम वाटर फाउंटेन को अगर आप साउथ में रख देते हो तो फायर के जोन में चले गया, वहाँ वो काफ़ी अच्छी खासी गड़बड़ कर देगा, और साउथ ईस्ट में तो बहुत ही अच्छी खासी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट है, एक जगह अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एक जगह खराब रिजल्ट दे रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो कोई खराब नहीं है। लेकिन कुछ खंडित चीजें होती हैं, खंडित यानी कि जो अपनी नेचुरल फॉर्म से हट चुकी है, जैसे कि टूटा हुआ शीशा, टूटी हुई पेंटिंग, किसी की फोटोग्राफ जो आधी फट चुकी है, ऐसी जो भी खंडित चीज आपको दिखे वो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई आप रेमेडी लाए थे, कोई स्टैचू लाए थे, अब वो टूट गया थोड़ा सा, तो आपको उसे नहीं रखना चाहिए। अब जैसे कि घड़ी है, अब आपने सुना ही होगा बंद घड़ी घर पे नहीं रखनी चाहिए, अपनी नेचुरल फॉर्म से हट गई ना, वो खंडित हो गई, राइट, तो उसको चला के रखो या मत रखो। तो जो भी चीज आपको ऐसे लगी जो खंडित है, जो अपनी नेचुरल स्टेट से बाहर है, उसे आपको नहीं रखना चाहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच भारत जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आशीष इंटरेक्शन। मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत सारे इंसाइट्स आपसे वास्तु के बारे में लिए हैं।
आई एम श्योर हम आगे भी और पॉडकास्ट करें, थोड़ा और डीप बात करेंगे हम वास्तु के बारे में. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच आशीष, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके पॉडकास्ट में आके और भी अच्छा लगा, आपसे बात करके ट्रिपल अच्छा लगा. और मैं दिल से विश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत हाइट्स पे जाए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज इसमें आए, ऐसी मेरी दुआ है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू.